विद्यार्थियों को एक बार फिर से नमस्कार। मैं BS यादव एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरस्वती ग्रुप के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम फिजिक्स पढ़ाने की बात यदि कर रहे थे तो उसमें बात चल रही थी 3 चैप्टर कंप्लीट होने तक। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 4th चैप्टर की तरफ। जी हाँ, 4th चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारिता। बच्चों, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। आप इसे मेरे साथ समझने की कोशिश करें। हम आज से वीडियो की ड्यूरेशन को कुछ कम करने जा रहे हैं, यानी कि 40-45 मिनट का वीडियो ना हो करके केवल 25 मिनट के लगभग हमारा वीडियो होगा। इसलिए पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से समझें, ध्यान से देखें। ठीक है बच्चों, और बार बार कहने की जरूरत नहीं होती कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर को शेयर भी करें कि ज़्यादातर लोग इसका फायदा उठा सकें। आओ, जो हमारा विद्युत धारिता चैप्टर है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक शब्द का जिक्र आता है जिसे हम बोलते हैं पैरावैद्युत पदार्थ। क्या बोलते हैं? पैरावैद्युत पदार्थ। अब बच्चों, ये पदार्थ का एक नया रूप है और इसके बारे में हम सीखने की कोशिश करें कि होता क्या है पैरावैद्युत पदार्थ। सबसे पहले तो मैं यदि इसके बारे में बात करूं बच्चों, तो ये एक कुचालक होता है। ये सब, इनमें वो सब पदार्थ आते हैं जो कुचालक होते हैं। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं कि इनमें हम विद्युत रोधी पदार्थों के बारे में बात करते हैं। अब ये तुम जानते हो कि विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ होते क्या है। ये वो पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, इसलिए धारा का कोई भी चालन नहीं करते। तो पैरावैद्युत पदार्थ में कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ आते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थों में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान होती है, यानी कि ऋणावेश व धनावेश दोनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, फिर होता क्या है इनमें? सुनो, जब हम इन पदार्थों को बाह्य क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र में। तो जब इन्हें हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो रखने पर ये विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं बच्चों? विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। यानी कि इनके कारण से एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। विद्युत प्रभाव का मतलब एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है इनके कारण से। तो हम इनको इस तरह से कुछ परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे विद्युत रोधी पदार्थ जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करें या प्रदर्शित करें, उन्हें हम कहते हैं पैरावैद्युत पदार्थ। एक बार बोले मेरे साथ, ऐसे विद्युत रोधी पदार्थ जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर या जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जी हाँ, पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। एक बार इसे दोबारा बोल करके ध्यान करने की कोशिश करें, देखें। ठीक है, समझ गए पैरावैद्युत पदार्थ? समझ गए ना? अभी प्रभाव कैसे दर्शाएंगे, विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है, आओ उनसे मैं आपको मिलाता हूँ। बच्चों, ये परिभाषा तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि ऐसे विद्युत रोधी पदार्थ जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करें, पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, होगा क्या, समझिए। पैरावैद्युत पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पैरावैद्युत पदार्थों को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। 2 तरह के पाए जाते हैं। एक के बारे में हम बात करें तो उन्हें हम बोलते हैं ध्रुवीय पैरावैद्युत, और दूसरा जो हमारे पास है उसे हम बोलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत।
एक को नाम दिया मैंने ध्रुवीय और एक को अध्रुवीय। बच्चों जब ध्रुवीय और अध्रुवीय, बाकी चीज तो सेम है, बाकी तो सेम है, यानी कि कहीं ना कहीं रिलेशन है ध्रुवीय का और अध्रुवीय का। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय को समझने की कोशिश करते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय को समझने की कोशिश करते हैं। आओ समझते हैं। देखो कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होगा, अणुओं से मिलकर बना होगा, ठीक है। और उनके अणुओं में हमारे पास पाए जाएंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अणुओं में पाए जाएंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा भी होते हैं, न्यूट्रॉन वगैरह भी होते हैं, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे। तो हमारे पास पाए जाएंगे क्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बच्चों इनमें यदि मैं आवेशित कणों की बात करूं तो हमारे पास दो हैं, एक तो प्रोटॉन और दूसरा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इसका कोई रोल नहीं रहा विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र या तो धनावेश के कारण बनता है या फिर ऋणावेश के कारण बनता है। जब मैं बात करता हूं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये अणुओं में जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो, इलेक्ट्रॉन ये अणुओं के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो कि प्रोटॉन का केंद्र और इलेक्ट्रॉन का केंद्र सममित न हो या एक ही केंद्र पे न हो, दोनों क्या हो, अलग अलग हो। अणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो केंद्र है ना, वो एक जगह ना होकर के क्या हो, दोनों अलग अलग हो। तो जब वो अलग अलग होंगे तो एक तो ये बनेगा पॉजिटिव और एक क्या बन जाएगा, नेगेटिव। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनेगा तो एक तरह से द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा, हाँ या ना, एक तरह से द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा। और जब द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा तो इसी से कारण से हम कहते हैं कि इसमें क्या उपस्थित है, ध्रुव उपस्थित है। इनमें क्या उपस्थित है, पहले से ही ध्रुव उपस्थित है। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं हमारे पास ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। क्या कहलाते हैं बच्चों, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। तो हम कहें, हम परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि ऐसे पैरावैद्युत पदार्थ जिनके आवेशों का वितरण केंद्र, जिनके आवेशों किसमें, अणुओं में, जिसके अणुओं में उपस्थित आवेशों का वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर नहीं होता, यानी कि क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। एक बार सोचो, बोल के देखो परिभाषा। ठीक है, सीख लिए होंगे। फिर से बोलते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें उपस्थित अणुओं में उपस्थित आवेशों का वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर नहीं होता या फिर संपाती नहीं होता, कुछ भी बोल दो, संपाती का मतलब भी क्या होता है, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों में द्विध्रुव बनता है, ऐसे पदार्थों में क्या बनता है, द्विध्रुव बनता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरे के बारे में बात करें, अध्रुवीय के बारे में, ए का ए लगते ही, ये उपसर्ग है, ए लगते ही मीनिंग अपोजिट हो जाता है, मीनिंग अपोजिट, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि इनमें जो हमने कहा था कि इनके आवेशों का वितरण केंद्र एक जगह संपाती नहीं होता, नहीं को हटा देंगे होता है, तो क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय। यानी कि जहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर होगा, अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या कहेंगे बच्चों कि ऐसे पैरावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में उपस्थित आवेशों का वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर संपाती होता है, एक ही बिंदु पर होता है, अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। बच्चों यदि मैं पैरावैद्युत पदार्थों के एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो ये होते हैं हमारे पास, जैसे पेपर या कागज, मोम, पेपर, कागज, मोम, कांच, एबोनाइट एक्सेट्रा। ठीक है, पैरावैद्युत पदार्थ का यदि तुमसे कोई एग्जांपल पूछ ले तो हम एग्जांपल देंगे, कागज, मोम, कांच, एबोनाइट एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात यदि तुम्हें समझ में आ गई हो तो मैं थोड़े से डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा ध्रुवीय पैरावैद्युत और अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थों के, ध्रुवीय और अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थों की थोड़ी सी डिटेल में, गहनता में जाने की कोशिश करूंगा। आओ बच्चों मिलवाता हूं उस गहनता की ओर।
मैं दोनों का कंपैरिजन करते हुए चलूंगा, आप ध्यान से देखते जाएंगे। मैं एक तरफ लिख रहा हूं ध्रुवीय परावैद्युत, और बच्चों दूसरी तरफ लिख रहा हूं मैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है बच्चों, अब समझो ध्रुवीय के अंदर तो क्या होंगे कि धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर नहीं होंगे, अणु के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यानी कि मैं एक अणु के बारे में बात करूं तो एक जगह होगा पॉजिटिव आवेश और एक जगह होगा नेगेटिव, और अणु बनेगा कुछ इस तरह से, हाँ या ना, ठीक है। अब इस तरह से बनेगा तो इनमें क्या होगा, कोई हो सकता है कोई अणु इस तरह से हो सकता है एक अणु इस तरह से हो, ये पॉजिटिव एक नेगेटिव, हो सकता है एक अणु इस तरह से हो पॉजिटिव नेगेटिव, हो सकता है एक इस तरह से हो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। जब हम इन्हें विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते, एक नॉर्मल पदार्थ के बारे में मैं बात करूं तो ऐसे पदार्थ में, ऐसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में जो अणुओं की स्थिति है ना वो असममित होती है, यानी एक निश्चित आकृति नहीं होती कि अणु किस तरह से अपनी आकृति में रहते हैं। इनके जो आवेश हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि एक तरफ कहाँ धनावेश आएगा कहाँ ऋणावेश आएगा। तो ऐसे चीज में मैं असममितता आपको दर्शा रहा हूं, इस तरह से दर्शा दिए। अलग अलग प्लस माइनस को अलग अलग क्यों दर्शाया, क्योंकि ये कैसे पदार्थ हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हैं। कैसे हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हैं। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के बारे में बात करूं तो अध्रुवीय में तो हमने कहा था धनावेश व ऋणावेश एक दूसरे के क्या होते हैं, संपाती होते हैं। क्या होते हैं, संपाती। संपाती का मतलब इसका धनावेश व ऋणावेश एक ही बिंदु पर होगा, ठीक है। तो अणु में, प्रत्येक अणु में जो पदार्थ है उसके प्रत्येक अणु में धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर होंगे। तो ऐसे पदार्थों की स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, संरचना कुछ इस तरह से बनेगी कि धनावेश और ऋणावेश एक ही जगह होंगे, इसलिए इन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते एक ही बिंदु पर। तो ऐसे तो हो गए अध्रुवीय, ये हो गए ध्रुवीय, ठीक है। हम ये भी जान सकते हैं जहां पे द्विध्रुव बने विपरीत आवेश, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो होता क्या है, ध्यान से समझना। हमने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण, पढ़ा था, और ये किस में होता है, जिसमें ध्रुव बने। तो बताओ इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका, जी हाँ, इसका होगा, सभी का। ऐसे ध्रुवीय जो परावैद्युत पदार्थ हैं उसमें प्रत्येक अणु का कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जी हाँ, प्रत्येक अणु का कुछ ना कुछ आघूर्ण होता है। और यदि मैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के बारे में बात करूं तो बताओ आपका जवाब क्या आएगा, बताइए आपका जवाब क्या आएगा। तो जवाब एक ही नाम, क्या नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो ध्रुव नहीं बन रहे, एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर संपाती है। तो इनका प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, या अणु का आघूर्ण नहीं होता है। मैंने नोट्स में सारी डिटेल में लिख रखे हैं, इन्हें आघूर्ण नहीं होता है। इसके अणु का क्या होता है, कुछ ना कुछ आघूर्ण होता है। अंतर पता चला, इसका कोई ना कोई आघूर्ण होगा, इसका कोई भी आघूर्ण नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें द्विध्रुव नहीं बन रहा। आगे दूसरे अंतर पे चलते हैं, आगे क्या होगा समझो। मैं कुल आघूर्ण के बारे में बात करूं, अभी तो मैंने अणु के बारे में बात की, यदि मैं कुल आघूर्ण के बारे में बात करूं, कुल पदार्थ का, एक अणु की बात नहीं कर रहा, कुल पदार्थ का आघूर्ण होगा या नहीं होगा, इसमें मैं बात करूं कि कुल पदार्थ का आघूर्ण होगा या नहीं होगा। तो बच्चों जब हम कुल पदार्थ के, जब किसी एक अणु का ही नहीं है तो क्या इसमें कुल का होगा, इसमें भी नहीं होगा, कुल का नहीं होगा। इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। जब इन पदार्थों को नॉर्मल ताप दाब पर या सामान्य अवस्था पे हम रखते हैं, सामान्य अवस्था में रखते हैं, तो ये पदार्थों को प्रकाश ऊर्जा मिलती है। कौन सी ऊर्जा मिलती है, प्रकाश ऊर्जा मिलती है। यानी कि इसमें जो ये द्विध्रुव है उसको प्रकाश ऊर्जा मिलेगी, और उस प्रकाश ऊर्जा के कारण से एक निश्चित स्थिति में आकर के रुक जाते हैं। एक निश्चित स्थिति में स्थितिज ऊर्जा मिलती है प्रकाश ऊर्जा से, और इस प्रकार रुक जाते हैं
कि इसका कुल आघूर्ण यानी कि प्लस माइनस के माइनस प्लस को इस तरह से एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। और जब एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे तो प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव के कारण इनका नेट आघूर्ण, कुल आघूर्ण, पदार्थ का कुल आघूर्ण कितना होगा बच्चों, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। एक बार जितनी बात मैंने बताई उस बात को ध्यान से समझें। एक बार जितनी बात मैंने बताई उस बात को आप ध्यान से समझें। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये थ्योरेटिकल पार्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा इस चैप्टर में यही पॉइंट है थ्योरेटिकल। इस थ्योरेटिकल पार्ट को ध्यान से समझो, फिर डेरिवेशनल आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा दिमाग में जोर लगाइए, बिल्कुल आसान सा है। पैरावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। लेकिन जिनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो क्या दर्शाते हैं, प्रकाश, सॉरी, जब विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। बच्चों इनको हमने कैटेगराइज किया दो भागों में, एक तो ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। अब ध्रुवीय और अध्रुवीय में किस तरह से बांटा, अणुओं में उपस्थित आवेशों की स्थिति के आधार पर। अणुओं में जो ध्रुवीय है उसके अणु में उपस्थित आवेश है ना, वो उनका जो वितरण केंद्र वो संपाती नहीं होता, यानी धनावेश कुछ अलग होता है, ऋणावेश कुछ दूर अलग होता है। उनके बीच में कुछ दूरी होगी, तो इस तरह से वो द्विध्रुव बनाते हैं। और जहां द्विध्रुव बन गया वहां पे द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है किसी अणु का। ठीक है, लेकिन हम बात करें अध्रुवीय पैरावैद्युत में तो इसमें तो ध्रुव ही नहीं बनता, यानी कि धनावेश व ऋणावेश, प्रत्येक अणु के धनावेश व ऋणावेश का वितरण एक ही बिंदु पर संपाती होता है, यानी कि कुल अणु का आघूर्ण शून्य होगा। कुल अणु का आघूर्ण शून्य होगा। और जब अणु का आघूर्ण शून्य है तो पदार्थ का कुल आघूर्ण भी कितना होगा, शून्य होगा। लेकिन ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ के कुल कुछ अणुओं का कुछ ना कुछ आघूर्ण जरूर होता था, लेकिन कुल पदार्थ का आघूर्ण शून्य होता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा से एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है और एक दूसरे को इस प्रकार से समन्वित करते हैं कि एक दूसरे के आघूर्ण को क्या करते हैं, कैंसिल कर दें। और कैंसिल करके कुल आघूर्ण कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। यहां तक की बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। आगे होगी, आगे देखो होता है क्या। यहाँ आघूर्ण तक की बात यदि समझ में आ गई हो तो मैं कुछ हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, अगले अंतर की तरफ लेके चलता हूँ तुमको। ठीक है, आओ अगले अंतर की तरफ चलते हैं। ये था ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ और ये था अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। ये था ध्रुवीय, ये था अध्रुवीय। बच्चों जब मैं इस ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखूं तो इस पर क्या होगा, इस पर क्या गुजरेगी, मैं उसके बारे में बात करता हूं। मैं उसके बारे में कुछ बात करता हूं। इस बात को आप बड़ी तल्लीनता के साथ सुनेंगे, इस बात को आप बड़ी तल्लीनता के साथ सुनेंगे। बच्चों ये विद्युत क्षेत्र है ई, जब मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र ई में इसे रखूं तो हमें पता है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से कहां जाती हैं, ऋणावेश की तरफ जाती हैं। धनावेश से कहां जाती हैं, ऋणावेश की तरफ जाती हैं। बच्चों यहाँ धनावेश है और ये धनावेश एक तरह से धनावेश है, तो ये धनावेश एक तरह से समान आवेशों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो आपके जवाब एक ही बात आ रही होगी कि सर ये तो प्रतिकर्षित करेगा, हाँ या ना। इधर है ऋणावेश, तो ऋणावेश प्रभावी है तो ये भी ऋणावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब ये ऋणावेश माइनस आवेश को तो धक्का लगाएगा और प्लस आवेश को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, इस सतह में बात करूं तो ये धनावेश प्लस को तो धक्का लगाएगा और माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यदि मैं रिजल्ट में देखूं तो सेम बात आ रही है कि धनावेश तो इधर से भी जा रहा है, इधर, यहां से भी जा रहा है इधर, यानी धनावेश पर बल लगेगा इधर और ऋणावेश पर बल लगेगा इधर, हाँ या ना। जब बल लगेगा तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण, बल लगने के कारण से ये कुछ इस तरह से, ये जो अणु था ये घूम करके कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ धनावेश से प्रतिकर्षित होगा और ऋणावेश आकर्षित होगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पर आएगा ऋणावेश और यहाँ पे आएगा धनावेश। समझे बात। इसके बारे में बात करूं तो ये अणु भी घूम करके कुछ ऐसा हो जाएगा,
यह आएगा ऋणावेश और यह आएगा धनावेश। ठीक है, ये भी घूमेगा और संरेखित होकर के हो जाएगा ऋणावेश और धनावेश। ये भी बच्चों कुछ घूमेगा और घूम करके हो जाएगा ऋणावेश और धनावेश। इसके बारे में बात करूं तो ये तो पहले से ही था इसी तरह से, तो इस तरह से घुमा, ये ऋणावेश और ये धनावेश। बच्चों इसकी स्थिति कुछ होगी ऐसे, कैसे, ऐसे, ऋणावेश धनावेश, ऋणावेश धनावेश। जरा ध्यान दो, क्या कुछ नया सम्मित एक डेफिनेट पैटर्न बना? बिल्कुल बना। सब एक तरह से विद्युत क्षेत्र के अनुसार संरेखित हो गए। तो ऐसे पैरावैद्युत पदार्थ जब हम इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो एक तरह से संरेखित हो जाते हैं, हो गए। अब आता है कि विद्युत प्रभाव कैसे दर्शाएंगे। बच्चों ध्यान दो, ये धनावेश इस ऋणावेश के प्रभाव को क्या कर देगा? फिनिश। ये धनावेश इस ऋणावेश को फिनिश, ये इसको फिनिश, ये इसको फिनिश। यानी कि इधर प्रभावी हो गया ऋणावेश और इधर हो गया धनावेश। तो एक तरफ ऋणावेश, एक तरफ धनावेश। विद्युत क्षेत्र कहां से कहां होगा? धनावेश से ऋणावेश की तरफ। यानी कि इस पैरावैद्युत पदार्थ के कारण से अंदर एक दूसरा विद्युत क्षेत्र बनेगा जिसको मैंने दर्शाया E0 से, और कहां से कहां? प्लस से माइनस, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत। बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत एक विद्युत क्षेत्र बन गया और इसी को बोलते हैं विद्युत प्रभाव दर्शाना। तो ये पैरावैद्युत पदार्थ जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में हमने इसको रखा तो रखते इसने क्या दर्शाया? विद्युत प्रभाव दर्शाया, यानी अपना खुद का कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र बना। और ये विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के कैसा रहा? विपरीत रहा। तो बच्चों जब विपरीत है तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र को बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा। यानी कि पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में बाह्य विद्युत क्षेत्र में वृद्धि होती है या कमी आती है? जी हाँ, क्या आती है? कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। बात आ गई समझ में? आगे बात समझ में? आओ लास्ट बात पे बात करते हैं, अध्रुवीय। अध्रुवीय, ये बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों। जब अध्रुवीय को भी हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, अध्रुवीय को भी जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वही घटना होती है। ये प्लस को तो करेगा आकर्षित, और सॉरी प्लस से माइनस है ना, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस को तो करेगा आकर्षित और प्लस के लगाएगा धक्का। ऐसे ही ये क्या करेगा? प्लस को तो करेगा आकर्षित और माइनस के लगाएगा धक्का। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब हम इन्हें पैरावैद्युत पदार्थों को जब रखते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में, हम रखते हैं तो इनके जो संपाती बिंदु थे ना, कि धनावेश भी एक ही जगह था, ऋणावेश भी एक ही जगह था, दोनों जो संपाती बिंदु थे वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले विद्युत बल के कारण या कूलाम बल के कारण, जो कौन सा था, या तो आकर्षित में हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण हो सकता है, उसके कारण से क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। एक ही बिंदु पर ना होकर के क्या हो जाते हैं? थोड़े थोड़े हट जाते हैं। और हट करके कुछ घटना हो जाएगी ऐसी कि धनावेश तो प्रतिकर्षित हो जाएगा और ऋणावेश आकर्षित हो जाएगा, और ये ऋणावेश और ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये ऋणावेश ये धनावेश, ऐसे इसके बारे में बात करेंगे और ये से इसके बारे में बात करेंगे। तो ये ऋणावेश धनावेश, ऋणावेश धनावेश। इसी तरह से सभी अणु इसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुसार संरेखित हो जाएंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुसार संरेखित हो जाएंगे बच्चों। और हमारे पास वही रिजल्ट आएगा जो कौन से में आया था? ध्रुवीय में, है ना। तो ये ध्रुवीय, हम पैरावैद्युत पदार्थ को परिभाषित ही बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुसार कर रहे थे, तो है तो दोनों पैरावैद्युत पदार्थ, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? कि इनमें पहले से अणुओं के अंदर जो आवेश हैं वो संपाती नहीं होते, अलग अलग होते हैं, और इसमें पहले तो संपाती होते हैं, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में फिर दोनों क्या होते हैं? हटते हैं। फिर दोनों क्या होते हैं? हटते हैं। समझे? यहां तक की बात को एक बार ध्यान से देखिए। इसके मैं एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो आता है H2O, HCl, ठीक है। इसके बारे में बात करूं तो एग्जांपल H2N2, ठीक है। इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो H2N2, इसके अलावा भी होता है जैसे CO2 भी इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। CO2
इसके कुछ एग्जांपल्स ध्यान रख लें आप। जैसे बात करें H2O में, तो ऑक्सीजन जुड़ा होगा किसके साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक ये बन गया और एक ये बन गया। इस तरह से 2 क्या बन गए, 2 अणुओं के हो गए हमारे पास आघूर्ण। दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है। 2 अणुओं के क्या हो गए हमारे पास, आघूर्ण हो गए। बच्चों बातें समझ में आ रही है या नहीं, बातें समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? एक बार इसे बड़ी ध्यान से, बड़े आराम से देखें। ठीक है, समझ गए। अब देखो ये क्या हो गया, इनमें कोई ना कोई द्विध्रुव भी आ जाता है, तो इनमें कोई ना कोई नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और जब द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया तो इसी प्रोसेस को बाह्य विद्युत क्षेत्र में पैरावैद्युत पदार्थ को रखने पर उसमें आघूर्ण उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, इसका ध्रुवण कहलाता है। क्या कहलाता है, पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। क्या कहलाता है बच्चों, पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। तो हम क्या कहेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पैरावैद्युत पदार्थ में कुल या नेट आघूर्ण उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। एक बार ध्यान दें इस पर, एक बार ध्यान दें इस पर, ठीक है। यहां तक की बात आप समझें, यहां तक की बातों को आप ध्यान से समझें, देखें, आराम से सीखें, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट है, हो सकता है ये पॉइंट कम समझ में आया हो, आगे से बहुत अच्छे से और भी आएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी मैं जो आपके समझ में ना आए। बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़ी एक एक चीज को स्पष्ट करते हुए मैंने सारी चीजों को समझाया है, ठीक है। आप इसे बड़े आरामदारी से देखें, आराम से सोचें, समझें, और उसके बाद हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही टॉपिक बहुत है, इतने को पहले आप ध्यान से समझें। हाँ, इसके साथ में मैं इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको मैं अटैच कर दूंगा लास्ट में, आप वीडियो के लास्ट में आप वहां से स्क्रीनशॉट लेकर के भी नोट्स बना सकते हैं, लास्ट में पीडीएफ बनी जाएगी। लेकिन आप साथ के साथ उसे नोट करोगे तो आपके तैयार हो जाएगा बहुत आसानी के साथ टॉपिक, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।